नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं रेड टेक भरत। ओके, तो बेरियम की सीरीज को आज हम बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं बेरियम एनीमा प्रोसीजर के बारे में। जनरली हम बात करेंगे कि आज बेरियम एनीमा प्रोसीजर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, वो सारा और सारे जो भी इसके जो इंडिकेशन है या जो भी इसकी फिल्मिंग वगैरह है वो सारी हम इमेज टू इमेज देखते हुए चलेंगे। तो देखते रहिए प्रोसीजर को एंड तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि बेरियम एनीमा की डेफिनेशन क्या है। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज बाउल बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया थ्रू द रेक्टम इज कॉल्ड बेरियम एनीमा स्टडी। ओके, तो इसमें क्या है कि ये एक रेडियोलॉजिकल इमेज है। जो भी सारे प्रोसीजर हैं उसके अंदर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो कॉमन हो जाता है। ये एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। अब इसके अंदर किया जाता है कि लार्ज बाउल का जो है उसका हमें स्टडी करना है। अब लार्ज बाउल की स्टडी हम किस माध्यम से करेंगे कि उसमें जो कॉन्ट्रास्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हम किसके थ्रू कर रहे हैं, रेक्टम के थ्रू। ओके, रेक्टम से हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इसमें पुश करेंगे और कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा कौन सा है, बेरियम। ओके, तो बेरियम का यूज लेते हुए किस माध्यम से, रेक्टमली। जो पाथ इसका कौन सा होगा, रेक्टम होगा, कि एक वे जो होगा वो हमारा रेक्टम होगा। तो उस रेक्टम से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट करते हुए हम उसकी लार्ज बाउल इंटेस्टाइन की जो है स्टडी कर रहे हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, बेरियम एनीमा प्रोसीजर। ओके, तो ये हमारी बेरियम एनीमा स्टडी है। बेरियम एनीमा जो परफॉर्म होता है वो किस लिए किया जाता है कि डायग्नोस्ड एंड स्ट्रक्चर जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी होती है उसके लिए किया जाता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज बाउल वाला जो पैटर्न है उसके अंदर किसी प्रकार की स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब हम जनरली बात करते हैं कि जो जो अपन ने एनीमा प्रोसीजर देख लिया कि एनीमा प्रोसीजर है क्या, जो लार्ज बाउल पैटर्न है उसकी एबनॉर्मलिटी को पता करना। ओके, और उसका जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल है उसका सारा हमें एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना है। ओके, डिटेक्ट करना है या डायग्नोस करना कह सकते हैं। ओके, अब हम इस जो बेरियम इनेमा वाला प्रोसीजर है उसको दो टाइप्स में किया जाता है, अगर उसके दो मेथड कह सकते हैं अपन। जनरली एक क्या हो गया, सिंगल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सिंगल कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जनरली जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज लेते हैं, जैसे बेरियम का यूज लेते हुए जो किया जाता है, तो हम उसके अंदर हम उसे सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कहते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट में क्या किया जाता है, उसके फंक्शन की एबनॉर्मलिटी जो भी होती है उसके रिलेटेड डायग्नोस किया जाता है। लेकिन जब डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आता है, अपन ने पिछले वीडियोस में भी बात की थी और कॉन्ट्रास्ट मीडिया की सीरीज में भी बात की थी कि क्या होता है, डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया में दो कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। जनरली हम जैसे बेरियम और आयोडीन्स वगैरह की बात करते हैं तो ये सारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो जाते हैं पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और गैसेज और ये सारे जो होते हैं किस में आ जाते हैं, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया में। तो ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी इसमें यूज लिया जाता है। तो उसमें दो कॉन्ट्रास्ट को मिक्स करके यूज लिया जाता है। तो जब डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की स्टडी कब कब की जाती है, जब भी म्यूकोजल एबनॉर्मलिटी को हमें जब इवेल्यूट करना होता है तब हम क्या करते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज लेते हैं। देखिए, अब जनरली अभी हमने डेफिनेशन की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं कुछ एनाटॉमी की, जिससे हमें प्रोसीजर को समझने में आसानी हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, जैसा कि इस इमेज के अंदर हमें दिख रहा है कि इधर से चलेंगे हम, रेक्टम, सिग्मोइड कॉलन, फिर आ गया हमारा डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और असेंडिंग, ये हमारी है कॉलन। ओके, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। अब देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो 6 फीट लॉन्ग है। अगर इस पूरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ओके, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 फीट। ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन के अगर वर्क की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या रहता है, ये एब्जॉर्व करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। ओके, तो जो भी हमारा मटेरियल्स जो है, फूड वगैरह जो हम खा रहे हैं, तो वो सारा मटेरियल्स से क्या करेगा, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये एब्जॉर्व करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स की। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट आ गए, असेंडिंग, जैसे कि ये हो गई हमारे पास असेंडिंग, इधर वाला पार्ट ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। ये हमारा सिग्मोइड है, जो ये एस शेप बन रहा है अपने पास, ये सिग्मोइड, और ये हमारा पार्ट हो गया रेक्टम। ओके, तो अभी जो हम कॉलन का हम पार्ट की बात करते हैं तो हमारे कॉलन कौन कौन से हो गई, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन। और इसमें जब हम जनरली बेरियम स्टडी के अंदर कौन सा, रेक्टम वाला पार्ट, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम रेक्टम से ही पुश करने वाले हैं। ओके, तो ये पार्ट भी इंक्लूड होंगे। तो ये हम इसकी थी जनरल एनाटॉमी। इस पाथ वे से हम चलेंगे और ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम इसमें ट्रेवल होता हुआ देखेंगे। अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में। तो देखिए, जनरली ये एनल कैनाल दिख रही है, ये यहाँ से कैथेटर इम्प्लांट, ये एनल कैनाल है पूरी,
अब देखिए ये जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इधर से इसमें पुश किया हुआ है और ये रेक्टम वाला पार्ट, रेक्टम से जब चलते हुए हम आए ये हमें सिग्मोइड कॉलन, फिर आ गया हमारा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के बाद आ गया स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर के बाद आ गया हमारा ये ट्रांसवर्स, फिर आ गया हमारा हिपेटिक फ्लेक्सर, फिर असेंडिंग कॉलन, और फिर ये चलता रहेगा। ओके, तो ये हमारा जनरली मेन पर्पस हमारा जो ये पाथ रहता है। ओके, तो अगर हम जब नॉर्मल बेरियम एनीमा की बात करते हैं तो ये पार्ट्स हमें रेक्टम, सिग्मोइड कॉलन, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, स्प्लेनिक, हिपेटिक फ्लेक्सर और असेंडिंग कॉलन, और ये पार्ट आ गया सीकम। ओके, तो सीकम वाला पार्ट और जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है वो आके एक दूसरे से मिलकर इलियोसिकल जंक्शन बनाते हैं। ये हमने पिछले जो बेरियम फॉलो थ्रू वाला प्रोसीजर था उसके अंदर हमने देखा था। ओके, तो ये है हमारी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी उस इमेज के बारे में। फ्लेक्सर नॉर्मली ये एक तरीके का बैंड ही है। ओके, कि यहाँ से जाते हुए ये बैंड हो रहा है, हिपेटिक की तरफ से हो रहा है तो हिपेटिक फ्लेक्सर, और जब स्प्लेनिक की तरफ से हो रहा है तो स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ओके, तो ये थी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी और हमने जनरल एनाटॉमी देख ली है। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन के बारे में अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस कंडीशंस में हमें बेरियम एनीमा प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। टू चेक पेटेंसी ऑफ लूप्स, लूप्स की पेटेंसी, लूप कौन कौन से हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ओके, तो ये सारे पार्ट्स की हमें पैथोलॉजी को पता करने के लिए, ओके, इसकी पेटेंसी, इसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए। फिर आ गया बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी प्रकार की रुकावट वगैरह है। ओके, तो ये बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के कंडीशन में। फिर आ गया ब्लीडिंग पर रेक्टम, कई बार होता है कि जैसे पेशेंट्स के शिकायत रहती है कि मल के साथ ब्लीडिंग होने, ओके, फिकल मटेरियल के साथ ब्लीडिंग होना, तो ये सारे इसमें केसेस के अंदर हम बात करते हैं। फिर बात आती है कॉलन कैंसर, किसी भी प्रकार का लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज बाउल का कोई भी कैंसर वगैरह है। ओके, सस्पेक्टेड मास, पॉलिप एंड लीजन, किसी भी प्रकार का जो मेलिग्नेंसी या नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह है तो उस केसेस में भी ये किया जाता है। फिर आता है डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलोसिस की कंडीशंस हमने देखी है। डाइवर्टिकुलोसिस में क्या होता था कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आती थी, ओके, फिलिंग लाइक डिफेक्ट था जिसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाउच लाइक फिलिंग होती थी जिसके अंदर फिलिंग डिफेक्ट आता था। ओके, ये जनरली 40 ईयर्स या 40 ईयर्स से जब एबोव के केस में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, बाउल हैबिट्स के अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस हो जाना, यानी कि अपन कह सकते हैं कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। ओके, फंक्शनल भी नहीं कह सकते हम, बाउल्स हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कह सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सारे इंडिकेशंस। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ब्लीडिंग, पाइल्स। ओके, जो भी पाइल्स की कई बार समस्याएं होती है उस पाइल्स में अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो इस केस को हम करने से रोकना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या निर्देश देता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो कंडीशंस है जिसके अंदर हमें ये प्रोसीजर नहीं करना है। ओके, तो ये था हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया ब्लीडिंग, पाइल्स। फिर आ गया रिसेंटली कोई भी बायोप्सी वगैरह हुई है रेक्टम वाले पार्ट से तो हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। फिर आता है सस्पेक्टेड फिस्टुला, फिस्टुला क्या था हमारा, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू कैविटीज। ओके, दो कैविटीज के बीच में जो भी एबनॉर्मल कनेक्शन बन रहा है उस केसेज में हम नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो हम उन्हें प्रेगनेंसी का पूछेंगे, अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। फिर बात आती है कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उस कंडीशन के अंदर हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। ओके, तो ये सारा है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ। तो इक्विपमेंट्स में जनरली हम हर प्रोसीजर में इक्विपमेंट्स का यूजफुल रहते हैं। इक्विपमेंट जनरली फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस। ओके, स्पॉट फिल्म डिवाइस से क्या होता है, टाइम उसी टाइम टू, है ना, उसी टाइम में एक इमेज को टैग करना ऑन द स्पॉट। ओके, तो ये हो गया स्पॉट फिल्म फ्लोरोस्कोपी के साथ। ओके, फिर आता है बेरियम पाउडर या सस्पेंशन, बेरियम किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, पाउडर या सस्पेंशन फॉर्म में, अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो हमें उसे वाटर को मिक्स करके हमें एक सस्पेंशन बनाना पड़ेगा, अगर सस्पेंशन में ही है तो हम उसमें यूज ले पाएंगे। फिर आती है बात फॉलिक एथेटर की। फॉलिक एथेटर्स इसके अंदर यूज लिया जाता है, इसको रेक्टमली से हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट करना है तो ये हमारा होता है फॉलिक एथेटर्स। ओके, फॉलिक एथेटर में क्या किया जाता है, इसमें इधर जो ये पार्ट है इसको लुब्रिकेंट करके क्या है रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है और फिर इसमें क्या किया जाता है, बलून को इन्फ्लांट किया जाता है। बलून को इन्फ्लांट कहाँ से किया जाता है, इसमें एक पॉइंट दे रखा होता है जिसको बलून पोर्ट कहते हैं। ये बलून पोर्ट से हम क्या करते हैं 10 ml जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है
स्टेराइल वाटर हो गया, या फिर हम एनएस भी जनरली यूज लेते हैं, तो इससे हम ये बल्ब को इन्फ्लांट करके रखते हैं ताकि ये कैथेटर बाहर की तरफ नहीं आए, और हम बेरियम इस जो यूरिन ड्रेनेज वाला पोर्ट है उससे हम बेरियम को इंसर्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा था फॉलीज कैथेटर। ओके, फॉलीज कैथेटर। फिर हम बात करते हैं एनेस्थेटिक जेली। जो एनेस्थेटिक जेली क्या करती है, एनेस्थेटिक का भी काम करती है और ये जनरली लुब्रिकेंट का भी वर्क करती है। ओके, फिर आता है बात बीटाडीन की। जो भी क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो बीटाडीन से किया जाता है। फिर आगे एसेप्टोसिरिंज, जो ये पोर्ट दे रखा है हमारा, तो उस पोर्ट में हम जो बेरियम हम जो इंसर्ट करेंगे किससे, एसेप्टोसिरिंज के द्वारा। डिस्पोसिरिंज जनरली जो हम बलून इम्प्लांट करेंगे वो किससे करेंगे, डिस्पोसिरिंज से। सर्जिकल ग्लव्स हो गए। फिर आता है एक न्यूमेटिक बल्ब। ओके, जब भी हम डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टडी करते हैं तब हमें न्यूमेटिक बल्ब की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेटिक बल्ब क्या होता है, जनरली ये देखिए इस प्रकार का एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर पीछे एक बल्ब की तरह है, जिसे हम हाथ से उसको पुश करते हुए उसमें एयर पुश कर सकते हैं। किसमें, रेक्टम वाले पार्ट में। जनरली इस टिप को क्या किया जाता है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में, रेक्टम के अंदर इस पार्ट को, टिप को इंसर्ट किया जाता है और यहाँ से इसको प्रेस करते हुए अंदर एयर पहुंचाई जाती है, ताकि हमारा एयर क्या करती है, यहाँ पे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का वर्क करती है, और बेरियम जो होता है हमारा पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो डबल कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारा रहता है। तो ये सारे थे हमारे इक्विपमेंट्स जिसमें न्यूमेटिक बल्ब था जो डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की स्टडी के अंदर यूज लिया जाता है। ओके, इक्विपमेंट्स के बाद हम बढ़ते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रिपरेशन के बारे में। अभी हमने देखा था कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है हम पाउडर या सस्पेंशन फॉर्म में किसी में भी ले सकते हैं। तो जनरली क्या किया जाता है, अगर बेरियम हमारे पास पाउडर फॉर्म में है तो उसमें 300 से 400 ग्राम बेरियम सल्फेट का पाउडर लेंगे, जिसको हम मिक्स करेंगे 1000 ml के अंदर या फिर 1 लीटर। ओके, उसमें मिक्स करेंगे जो भी हमारा स्टेराइल वाटर है उसके अंदर। ओके, और अगर बेरियम सस्पेंशन है तो उसमें हमारे पास 1200 से 1500 ml बेरियम सस्पेंशन होना चाहिए। ओके, तो ये सारा हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया की प्रिपरेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं पेशेंट की प्रिपरेशन के बारे में। जनरली हमने इसमें क्या सारे इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ये सारे देख लिए। अब हम बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की। पेशेंट प्रिपरेशन को हम इसमें जो एनिमा प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उसमें क्या है कि फिकल मटेरियल सारा पेशेंट से बाहर होना चाहिए, तो हमारे स्टडी अच्छे से होगी और अच्छे से हमारे फंक्शनल और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी पता चलेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 दिन से पहले से ही तैयारियां हमें चालू करनी पड़ती है, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो पेशेंट को बता देते हैं। तो अब ये सारे हम बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में। टेक लो रेजिड्यूल डाइट फॉर 2 day पीरियड ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या करना है कि जो भी एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले उनको हल्का खाना खाना है, ताकि आराम से फिकल मटेरियल वगैरह जो है वो रिमूव भी हो सके और खाना अच्छे से पच सके। ओके, फिर हम बात करते हैं लैक्सेटिव गिवन टू द पेशेंट 1 नाइट बिफोर। एक नाइट पहले जब भी प्रोसीजर है उससे एक दिन पहले हम क्या करेंगे, लैक्सेटिव ड्रग्स देंगे। लैक्सेटिव ड्रग्स क्या करते हैं, जो भी बॉल पैटर्न्स वगैरह होते हैं उसको सही रखते हैं, डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं, और उसका जो भी हमारे जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत होती है उसको ये ट्रीट में यूज लिए जाते हैं। ओके, ताकि फिकल मटेरियल जल्दी से बाहर हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। ओके, फिर आता है फास्टिंग फॉर 6 आवर पीरियड ऑफ द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दिन क्या करना है, पेशेंट को कुछ भी 6 घंटे से पहले कुछ भी खाना पीना है नहीं, तो इससे क्या होगा कि स्टडी में किसी भी प्रकार की गैस वगैरह नहीं होगी, तो अच्छे से स्टडी होगी। ओके, तो पेशेंट की प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को, कि जैसे कि क्या हो गया कि प्रोसीजर को पूरा समझाते हैं पेशेंट को। ओके, ओके, डिस्क्राइब होल प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को सारा प्रोसीजर समझाएंगे। ऑब्टेन कंसर्ट, कंसर्ट फॉर्म पे पेशेंट के सिग्नेचर वगैरह लेते हैं और उस सारी प्रोसीजर की डिटेल्स होती है। तो ये कंसर्ट फॉर्म एक क्या एक निर्देश देता है कि हाँ, हमें पेशेंट परमिशन दे रहा है कि आप हमारे साथ ये प्रोसीजर कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट बात आती है रिमूव मेटेलिक ऑर्नामेंट। जो भी मेटेलिक ऑर्नामेंट्स वगैरह है उनको रिमूव करना है, और क्या करना है, हॉस्पिटल गाउन को पहनना है। ओके, ये सारी हमारे प्रोसीजर की तैयारियां हो गई है। अब हम बढ़ते हैं मेन प्रोसीजर की तरफ। मेन प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि पेशेंट को अब हम टेबल पे सुलाएंगे। ओके, प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, प्लेन द, ओके, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सुला दिया, एंड टेक स्कर्ट फिल्म ऑफ द एब्डोमन। और अब हमने एक एब्डोमन की फिल्म ली है जो कि प्लेन इमेज होती है। हर प्रोसीजर को लेने से पहले हमें एक इमेज लेनी पड़ती है जिसे हम स्कॉट फिल्म कहते हैं। ये प्लेन फिल्म जैसे जनरली जैसे बेरियम फॉलो थ्रू
जो मील फॉलो थ्रू है। और इनेमा के प्रोसीजर में क्या किया जाता है, जनरली अगर प्लेन फिल्म के अंदर बहुत सारी गैसेज या फिकल मटेरियल दिखता है तो उस प्रोसीजर को क्या किया जाता है, 1 से 2 दिन तक के लिए एक्सटेंड किया जाता है, ताकि वो प्रोसीजर आगे किया जाएगा। क्योंकि गैसेज की वजह से कई बार क्या होता है, कुछ पार्ट्स उसमें इंक्लूड नहीं हो पाते हैं और हम अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाते। ओके, तो ये हमने प्लेन फिल्म ले ली है। फिर आ गया प्लेस द पेशेंट इन सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन जनरली किस प्रकार की, इस तरीके की पोजीशंस होती हैं। इसके अंदर पेशेंट क्या कर रखा है, एक नी को फ्लेक्स करके रखा हुआ है। ओके, तो ये सारी इस प्रकार की, एक तरीके से देखें तो ये लेटरल पोजीशन, ऑब्लिक टाइप की पोजीशंस है। ओके, तो ये पोजीशंस थी हमारी सिम्स पोजीशन। उस सिम्स पोजीशन के अंदर पेशेंट को सुलाना है। सिम्स पोजीशन से सुलाने से क्या होगा कि ताकि हमें कैथेटर वगैरह इंसर्ट करने में आसानी होती है। ओके, तो इसलिए सिम्स पोजीशन का यूजफुल रहती है। सिम्स पोजीशन में पेशेंट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्लीन द रेक्टल एरिया फ्रॉम द बीटाडीन। जो बीटाडीन है उससे क्लीन करेंगे एरिया को, और वेल लुब्रिकेंट फॉलिक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे रेक्टम के अंदर। ओके, तो जो हमारा कैथेटर था फॉलिक कैथेटर, उसमें हम क्या करेंगे, जो एनेस्थेटिक जेली या लुब्रिकेंट जेली है उसको अच्छे से, लुब्रिकेंट जेली को उसके ऊपर लगा के, और हम उस कैथेटर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ओके, रेक्टम से करेंगे। और नॉट एक्सटीड टू 3 to 4 सेंटीमीटर। अब उस कैथेटर को ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि कैथेटर तो आगे तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि हमें रेक्टम की भी इमेजिंग करनी है, सिग्मोइड कॉलन की भी, और फिर वो सारे कॉलन के पार्ट्स की। ओके, तो जनरली ये क्या है, कैथेटर 3 से 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो जनरल अगर 3 से 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कई किन केसेज में क्या होता है कि जैसे रेक्टम वाले पार्ट से हमने सिग्मोइड क्रॉस कर दिया तो रेक्टम की पैथोलॉजी हमें नहीं मिलेगी। ओके, तो इस केस के लिए हमें ये कैथेटर को ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना है। ओके, तो ये, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ये कैथेटर को इंसर्ट किया और देन इन्फ्लांट द स्टेराइल वाटर, जो भी स्टेराइल वाटर से हम उसको क्या करेंगे, कैथेटर को इन्फ्लांट कर देंगे, ताकि वो कैथेटर बाहर नहीं आएगा। ओके, देन द कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड वाया द कैथेटर। अब उस कैथेटर से हम क्या करेंगे, जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है हम वो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ओके, किसकी मदद से, एसेप्टो सिरिंज की मदद से। हमने इक्विपमेंट्स के अंदर एसेप्टो सिरिंज भी ली थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। अब हमारी बात आती है इमेजिंग की। जनरली एक इमेजिंग हमने ले ली थी, कौन सी, स्कॉट फिल्म हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, अब सारा प्रोसीजर की तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ हमें इमेज टेकन पे फोकस करना रहता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। हमने कैथेटर डाल दिया, उस कैथेटर में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने लग गए हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा रेक्टम के पास आ जाता है, हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला है, पता है कि भाई कॉन्ट्रास्ट मीडिया सबसे फर्स्ट ही रेक्टम में ही आएगा। तो रेक्टम में जैसे ही आता है हम एक लेफ्ट लेटरल व्यू लेंगे, जिसके अंदर रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन दिखेगा। ओके, ये अभी हम सारा इमेज के अंदर देखेंगे जो थी हमारी। तो उसके अंदर ये वाला कौन सा है, एक तो ये सिग्मोइड कॉलन वाला पार्ट था, और ये पार्ट हमारा था रेक्टम। तो ये इन दोनों का जंक्शन को हम देखने के लिए, रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन को देखने के लिए हम एक इमेज लेंगे। ओके, जो कि होगी लेफ्ट लेटरल। जैसे ही रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन की इमेजिंग होगी, अब हम बाद में क्या करेंगे, पेशेंट को टर्न करेंगे किधर की तरफ, जो राइट साइड डाउन पोजीशन होगी, जिसके अंदर हमें स्प्लेनिक फिक्सर, हमने इमेज के अंदर देखा था कि स्प्लेन फिक्सर कौन सा था और हिपेटिक फिक्सर कौन सा था। तो हमारा सबसे फर्स्ट, जैसे ही डिसेंडिंग से ऊपर की तरफ बढ़ेगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे ही डिसेंडिंग से बढ़ा, अब ट्रांसफर की तरफ आने के लिए ये यहाँ पे कौन सा, स्प्लेनिक फिक्सर आ गया। स्प्लेनिक फ्रिक्चर के अंदर आने के लिए जैसे ही आता है तो हम एक राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, यानी कि राइट साइड जो डाउन पोजीशन होगी, हम उस पोजीशन के अंदर एक इमेज टेकन करेंगे, जो राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक है, जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जनरली सुपाइन पोजीशन में होता है, 35 to 40 डिग्री एंगल में होता है, किधर की तरफ, राइट साइड वो डाउन रहेगा। ओके, तो ये इमेजिंग राइट पोस्टीरियर पोजीशन होगी, और इसमें हम स्प्लेनिक फ्रिक्चर को अच्छे से देख पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, जैसे ही स्प्लेनिक फ्रैक्चर आता है, अब हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया ट्रांसवर्स में आने लग गया है। ट्रांसवर्स से आते हुए जब जैसे ही ट्रांसवर्स को क्रॉस करेगा, अब हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया असेंडिंग में आएगा। असेंडिंग से पहले हमें यहाँ पे एक हिपैटिक फ्रैक्चर दिखेगा। तो हिपैटिक फ्रैक्चर के लिए, जैसे कि इधर हमने राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक लिया था, वैसे ही हिपैटिक फ्रैक्चर के लिए हम कौन सा, लेफ्ट जो है पोस्टीरियर ऑब्लिक इमेज लेंगे, जिससे हमें हिपैटिक फ्रैक्चर की इमेजिंग मिलेगी। ओके, तो जिसके अंदर क्या होगी कि लेफ्ट साइड डाउन पोजीशन होगी, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, वही 35 to 40 डिग्री पेशेंट को टर्न करेंगे, जिससे पेशेंट लेफ्ट साइड में डाउन की तरफ रहेगा, तो उसमें हमें हिपैटिक फ्लैक्चर दिखेगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हिपैटिक फ्लैक्चर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन बेरियम फील इन सिकम। ओके, अब हमने असेंडिंग पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि जैसा जो हम देखते हैं कि जनरली जो हमारा पार्ट है,
ये हमारा ओके, तो ये हमारा था रेक्टम, ये हो गया था हमारा सिग्मोइड। फिर आ गया था डिसेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स, असेंडिंग। असेंडिंग के बाद जैसे ही हम असेंडिंग के यहाँ पे आते हैं, ये हमारा पार्ट होता है सिकम और इलियम वाला जो पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अगर हमारा पार्ट, हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया जब सिकम पार्ट में आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, एक और इमेज को टेक करेंगे। ओके, जिसके अंदर हमें इलियोसिकल जंक्शन की एक अच्छे से इमेज मिल जाएगी। ओके, और जो इसके अंदर अब हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो क्या है, पूरा पूरे जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो ये हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म होती है। कि क्योंकि क्या है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूरा फील है, बेरियम जो हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो सारा इस लार्ज इंटेस्टाइन में फील है। ओके, तो मोस्ट जो कॉमन अपनी इंपॉर्टेंट इमेज है वो कौन सी हो गई, कि फुल लेंथ इमेज ऑफ एपी इमेज ऑफ द बेरियम फील्ड कॉलम्स। ओके, अब ये पूरी बेरियम से फील्ड है, तो ये हमारी इमेज, इससे हम पूरा इवेल्यूशन हो जाएगा। ओके, एंड देन आस्क टू द पेशेंट फॉर इवैक्यूएशन एंड देन टेक द एपी फिल्म। ओके, अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये वाली इमेज टेक कर दी फुल एपी फिल्म, अब हम पेशेंट को कहेंगे कि आप फ्रेश होके आ सकते हैं, यानी कि इवैक्यूएशन हो जाएगा पेशेंट का। पेशेंट जैसे ही फ्रेश होके आता है, हम उसकी एक और इमेज टेक करेंगे जिसके अंदर एपी इमेज लेंगे, ताकि उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट इवैक्यूएशन जो फिल्म होगी हमारी। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजर अगर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की, तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या किया जाता है, जैसे कि अभी बताया था कि उसमें डबल कॉन्ट्रास्ट होंगे, यानी कि जैसे ही पेशेंट पोस्ट इवैक्यूएशन के बाद में आएगा, तो अब हम पेशेंट को क्या करेंगे, वापस लेफ्ट लेटरल पोजीशन यानी कि सिम्स पोजीशन में सुलाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, लुब्रिकेंट जो न्यूमेटिक बल्ब है, अभी हमने इक्विपमेंट्स के अंदर न्यूमेटिक बल्ब की इमेज देखी थी, उस इमेज की टिप को क्या करेंगे, रेक्टम में इंसर्ट करेंगे और उसमें एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही एयर हम उसमें फिल करेंगे, कब तक एयर फिल करनी है, जब तक पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट नहीं लगे। डिस्कम्फर्ट लगेगा पेशेंट, यानी कि हमारी जो एयर है वो पूरी बाउल के अंदर फैल चुकी है या पूरे तक पार हो चुकी है, यानी कि पूरे बाउल्स के अंदर हमारी एयर्स को है वो आ चुकी है। ओके, ये है when the entire colon is filled with air, take the AP abdomen image। जैसे कि ये AP की एब्डोमन इमेज ले रखी है, तो ये देखिए सारा ये फील होता हुआ बता रही है। ओके, जनरली अभी हमने क्या कहा था कि ये जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्यों की जाती है, म्यूकोजल पैटर्न के लिए। ओके, म्यूकोजल पैटर्न, ये म्यूकोजल पैटर्न के लिए किया जाता है। तो ये हमें देखिए इसकी अच्छे से वॉल एकदम बिल्कुल क्लियरली अपीयर हो रही है, तो ये ही डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का मेन उद्देश्य होता है, कि इसकी म्यूकोजल पैटर्न को देखना। ओके, तो जैसे ही हमने ये इमेज लेते हैं, जो पूरे कंप्लीट बाउल के अंदर एयर फिल हो गई है और हमने ये इमेज, तो हमारी डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टडी भी इधर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं फिल्मिंग के बारे में। क्या होता है फिल्मिंग, हमें ये कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि हमें ये वाली इमेजें टेक करनी है, जैसा कि फिल्मिंग में बताया है कि स्प्लेनिक फ्रैक्चर, हेपेटिक फ्रैक्चर, ये सारी इमेजेस जनरली क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट के आधार पे हमें इमेज टेक करनी होती है, कि डॉक्टर को किस प्रकार की इमेज की रिक्वायरमेंट है और पेशेंट को कम से कम किस प्रकार से हम रेडिएशन, एक रेडिएशन टेक्नीशियन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि कम से कम एक्सपोजर के अंदर पेशेंट को अच्छी इमेज क्वालिटी और जितनी उसको इमेज की रिक्वायर्ड है हम उतनी इमेज उनको देवें। ओके, तो हमें वो रेडिएशन प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, और जिस इमेज की रिक्वायरमेंट होती है या डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जो इमेजेस होती है, उन्हीं इमेजों को टेक करके देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्मिंग के बारे में। अगर जनरली हम फिल्मिंग को अगर एक ही साथ देख ले कि किस किस प्रकार की हम फिल्मिंग देते हैं इसके अंदर, तो सबसे फर्स्ट आ गई हमारी प्लेन इमेज जो स्कॉट इमेज थी। ओके, फिर आती है रेक्टम। रेक्टम के लिए हमने क्या सी इमेज ले ली थी, लेफ्ट लेटरल, जैसे ही वही सिम्स पोजिशन के जैसे ही, जिसके अंदर क्या होगा, रेक्टम अच्छे से इवेल्युएट हो जाएगा। फिर बात आती थी स्प्लेनिक फ्लेक्सर के लिए। स्प्लेनिक फ्लेक्सर के लिए हमने क्या किया था, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक इमेज ली थी, जिसके अंदर राइट साइड डाउन था 35 टू 40 डिग्री सुपाइन पोजीशन में ही। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिपेटिक फ्लेक्सर की, तो जिसमें लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक व्यू था, लेफ्ट साइड डाउन था। ओके, इलियोसिकल जंक्शन के लिए जब हम बात करते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा इलियोसिकल जंक्शन में पहुंचा है, तो हम एक एपी इमेज उसके अंदर लेंगे। ओके, फिर फुल लेंथ की इमेज ले लेंगे, जब भी बेरियम पूरा कॉलन के अंदर फील हो चुका है तब फुल लेंथ की इमेज ले ली। फिर बात आती है पोस्ट इवैक्यूएशन की, यानी कि पोस्ट इवैक्यूएशन यानी पेशेंट फ्रेश होने के आने के बाद की जो इमेज होगी। और
उस पोस्ट इवेक्यूएशन के बाद में हमारी आती है डबल कॉन्ट्रास्ट की इमेजेस, अगर वो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एंड व्हेन डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब। ओके, तो तब हम क्या करेंगे, डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की इमेज लेंगे। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे सारी फिल्मिंग। और अभी जो हमने ये फिल्मिंग देखी थी कि जो हमारी मोस्ट कॉमनली जो नॉर्मल बेरियम एनिमा की जो इमेज होनी चाहिए, जिसके अंदर एनल एनल कैनाल से तो हमने ये आ ही गए। अब देखिए ये जो रेक्टम वाला पार्ट आ गया, रेक्टम से फिर सिग्मोइड, सिग्मोइड के बाद डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, और ये पार्ट आ गया असेंडिंग। ओके, तो ये इस तरीके से पार्ट चला। फिर आ गया हमारा यहाँ पे आ गया हिपैटिक फ्लेक्सर, और यहाँ पे आ गया स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ओके, और इस प्रकार से हमारा ये प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, और जब हम बात करते हैं आफ्टर केयर की, आफ्टर केयर भी बहुत सी बार जनरली पेशेंट को बता देना चाहिए, वरना पेशेंट में किसी भी प्रकार की कभी कभार घबराहट होने लगती है कि ये क्या हो रहा है। ओके, तो आस्क द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना है ताकि बेरियम जल्दी से जल्दी इवैक्यूलेट हो जाए, और जनरली कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी शिकायत नहीं हो, इसलिए इंक्रीज कर देना चाहिए फ्लूइड के इंटेक को ताकि बेरियम जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो जाए। और पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि जो फिकस मटेरियल आपका जो होगा वो 2 से 3 दिन तक क्या होगा, वाइटिश होगा, तो आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन उसके अंदर किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं जनरली कि बेरियम स्टडी में कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि परफोरेशन वाली कंडीशंस हो गई, उस कंडीशन में हम बेरियम यूज नहीं ले सकते, तो कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज ले सकते हैं। बहुत से इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हम पूरे बेरियम स्टडी का एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज होगी वो हमारी, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।